हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो कि मैपिंग की क्लास में। मैपिंग जो न्यूज में रही है इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके नाम के साथ और इसका इंपॉर्टेंस भी से देखिए यहाँ पे कई चीज़ें एक साथ जुड़ करके आएंगे। पहली बात तो प्लेस आपको पता चलेगा, दूसरी बात ये प्लेस का इंपॉर्टेंस किस लिए, तीसरी चीज़ जिस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ के फीचर्स कहाँ पे है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। सपोज करिए कि हम कठियावाड़ की बात कर रहे हैं, रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं, या फिर मानेसर या चेरापूंजी की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, चिल्का लेक की बात करते हैं, पुलिकट लेक की बात करते हैं, या फिर कोल्ड डेजर्ट डेजर्ट, या फिर हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जब ये वर्ड आते हैं, जैसे कानों में हमें आ रहे आते हैं, तो हमारे दिमाग में आंखों में छपना चाहिए कि अच्छा हॉट डेजर्ट की बात कर रहा है इंडिया में कहाँ पे हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फिर वाइल्ड एस के बारे में बात कर रहा है, जंगली गधों के बारे में, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी चीजें जब हमें कानों में आवाज आए तो हमें ऑटोमेटिक इंडिया का मैप या विश्व का मैप इंडिकेट करना चाहिए। अगर आप रियल में चाहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस आप कवर करें तो आपके अंदर एक अच्छी एक क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए कि इमेजिनेशन को लेकर के। सपोज करिए हमें कहते हैं आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले होता है कि गाड़ी होती है, नीली बत्ती होती है, नौकर चाकर होते हैं, अर्दली होती है, ड्राइवर्स होते हैं, हमारे पास पावर होती है। बट हमारे सामने ये वर्ड नहीं आता आईएएस, ये लिखा नहीं आता है। बात समझ रहे, हमारे दिमाग में क्या आता है, एक बड़ी ओहदे की पोस्ट है। ठीक है, एकदम जो ओहदा है, ये सारी चीजें जो कि हमारे दिमाग में आती है, पावर आता है, फिर पैसा मिलेगा हमें, जो सैलरी मिलती है, और हम अच्छे अच्छे लोगों में मतलब वेल कनेक्टेड होंगे, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। ये वर्ड नहीं आता आईएएस है, जबकि हम आईएएस ही हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब आप मैपिंग या किसी वर्ड को पढ़िए किसी भी चीज को लेकर के, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए इमेजिनेशन। सपोज करिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कौन आता है, नरेंद्र मोदी आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, ऐसे लोग आते हैं। तो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ नहीं आता है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हमारे दिमाग में अच्छा द्रौपदी मुर्मू सर हैं, इनकी इनकी मैडम की बात है। फिर गवर्नर की बात करते हैं, अच्छा गवर्नर में तो बहुत होंगे गवर्नर, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है। तो कहने का कुल जो निष्कर्ष है मेरा कि आप इमेजिन करिए चीजों को, अपने अंदर आत्मसात करिए, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये मैपिंग जो न्यूज में रही है उनको लेके इंडिया का स्पेशली मैं फोकस करूंगा। अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप में अगर आपके साथ शो करूं यहाँ पे, ठीक है, एक थोड़ा सा मैं रेड लाइन बनाता हूँ इंडिया को मैप को लेकर के। ठीक है, ये हालांकि फिजिकल मैप है, डोंट वरी, लेकिन फिजिकल मैप से ही हम कवर करने वाले। ये जम्मू कश्मीर का एरिया हम मार्क किए, राजस्थान, गुजरात, कठियावाड़ा, फिर वेस्टर्न घाट आ गए, फिर यहाँ से हम चलते हैं, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम होते हुए भूटान, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम, ऐसे होते हुए फिर हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो आपका ईस्टर्न घाट पे जो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट है, ये आपका ईस्टर्न घाट के रूप में यूज करते हैं। गुजरात से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक हम वेस्टर्न घाट के रूप में यूज करते हैं। वेस्टर्न घाट में आपका आता है गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, गोवा, कर्नाटका, केरला, सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु का भी आता है। ईस्टर्न घाट में आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का भी पार्ट आता है, 5 से 6 जो कि स्टेट्स आते हैं। हमें ये पता होना सारी चीज़ें। और जो ईस्टर्न घाट लगता है हमारा बे ऑफ बंगाल से लगता है, और वेस्टर्न घाट जो होता है अरब सी से लगता है। वेस्टर्न घाट और अरब जो कि अरब सी और बे ऑफ बंगाल दोनों किसके पार्ट है, हमारे जो है कि किसके पार्ट है, हमें पता होना चाहिए इंडियन ओशन के पार्ट है। ये सारी चीजें पता होने, इन सारी चीजों की बात अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मित्रों टॉपिक पे क्या डिस्कस करेंगे, 6-7 टॉपिक जो कि हमारे इंपॉर्टेंस है, हमारे जो कि यूज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, 1 सेकेंड हमें टाइम दे दीजिएगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम जो मैपिंग में प्लेस पे जो मैपिंग इन द न्यूज में रही है इसके बारे में डिस्कस करें। पहली बात देखिए, एक वर्ड आया हुआ है नारकोंडम। नारकोंडम आइलैंड, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि नारकोंडम आइलैंड अभी देखा गया था, ये कहाँ पे है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अंडमान निकोबार में ही ये आइलैंड पड़ता है। हालांकि अंडमान
निकोबार भी एक ग्रुप ऑफ द आइलैंड है, ठीक है। कई छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप मिलाकर के हम नाम दे दीजिए हैं अंडमान निकोबार के लिए। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि आइलैंड जो कहते हैं ना कि द्वीप के रूप में यूज करते हैं हिंदी में, द्वीप कहाँ पे है, क्या होता है रियल में, ऐसा छोटा सा लैंड एरिया जो चारों तरफ सराउंडिंग वाटर बॉडी होती है। सपोज करिए कि ये इस तरह से, ये यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, इस तरह से, और इसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर आप अंडमान निकोबार को देखें, ठीक है, तो वहां पे आप चारों तरफ देखेंगे पानी से घिरे हुए छोटे छोटे टुकड़े में जो कि बटे हुए हैं। तो जो नारकोंडम आइलैंड है ये आपका जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है और रिमोट प्लेस है इन इंडिया में, सबसे रिमोट एरिया में पड़ती है, होम ऑफ द एंडेमिक एंड द इंडेंजर्ड स्पीसी। और जो जो वहां पे एक स्पीसीज है नारकोंडम, नारकोंडम हॉर्नबिल, हॉर्न जो नारकोंडम हॉर्नबिल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो बर्ड दिया गया है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूंगा ना, तो हमें थोड़ी आसानी होगी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप कि आप इसको सही से देख पा रहे होंगे, कैमरा अच्छी क्वालिटी का तो दिखेगा। ये जो हैं बर्ड्स हैं ना, ये इंडेंजर्ड एंडेमिक है, मतलब IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड है, और इंडिया की ये डोमेस्टिक है, इंडिया में पाई जाती है, इंडेमिक है। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट था नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे है, क्योंकि नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल है, इनका रियल में नाम ही हॉर्नबिल है, बट नारकोंडम में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वर्ड नारकोंडम हॉर्नबिल के रूप में यूज कर लिया जाता है। ये इंडिया की ही जो कि डोमेस्टिक इंडिया में ही पाई जाती हैं, और ये स्पीसीज फाउंड इन नोवेयर, कहीं और नहीं पाई जाती है, विश्व में कभी और जगह नहीं पाई जाती है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, या फिर हालांकि यूपीएससी में ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बहुत रेयर होते हैं उनको लेके, लेकिन जो स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन होते हैं, इस लेवल पे जाकर के नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए, और इनको प्रोटेक्ट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, इनको कंजर्व किया गया है और इनका देख रेख किया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए यहाँ से कई सवाल बन जाते हैं। पहला सवाल, नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे है, कौन से ओशन में, तो इंडियन ओशन में है, ठीक है। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उसमें ग्रुप में एक है, वहां पे नारकोंडम आइलैंड नारकोंडम हॉर्नबिल पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा है कि नारकोंडम हॉर्नबिल कहाँ पे पाया जाता है, ईस्ट घाट, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। हमें पता है नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद ये पूछ दिया जाएगा कि ये जो है कि क्या है, इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पेसीज IUCN में, तो ये आप बोल सकते हो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये सारी चीजें क्या है, देखिए इनके लेवल ऑफ द थ्रेट्स के हिसाब से, मतलब कितना किसको खतरा है, उनकी जो कि पॉपुलेशन कितनी, उन सारी चीजों को लेकर के जब बात की जाती है तब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद ये पूछ दिया जाए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 कब आया था, तो हमें अभी डिस्कस किए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया हुआ था, और इसको जो नारकोंडम हॉर्नबिल है इसको कहाँ पे जो है कि मतलब जो नारकोंडम आइलैंड है रियल में कहाँ पे है, और जो ये क्या नारकोंडम हॉर्नबिल है इसको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में ही जो कि लिस्टेड किया गया है। तो ये था हमारा जो कि नारकोंडम आइलैंड और नारकोंडम जो है कि निकोबार के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोल्ड डेजर्ट के बारे में आता है। अगर हम थोड़ा सा हम मैप भी देख लेते हैं, इसको अगला करने से पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि रियल में उसका लोकेशन का, इंडिया का लोकेशन देख लिए हम। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ वर्ड, ये सब इरेज कर लेंगे, ठीक है, ओके। ये वाला जो एरिया आप देखेंगे अंडमान निकोबार, ये जो सबसे साउदर्न पार्ट में, ये आपका अंडमान निकोबार है, बात समझ रहे हो, और यहीं पे जो है कि ये पाया जाता है नारकोंडम आइलैंड, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिससे हमें और आसानी हो सके इसमें। ये वाली जो एरिया है आप देख रहे हो, ये आपका अंडमान निकोबार है, मतलब इंडियन ओशन में पाया जाता है, और ये हमें पता होना चाहिए इस वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे मित्रों, यहाँ पे एक सेकंड उसी पे रहते हैं, और क्योंकि हमें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये देखना है कि कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछ रहा है, कोल्ड डेजर्ट, तो ये हमारा रहेगा कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का लोकेशन, और कहाँ पे ऐसा इंडिया का लोकेशन है जहाँ पे कोल्ड टाइम पाया जाता है, कोल्ड रीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडिया का लोकेशन है, ये वाला लोकेशन,
ये पूरा लोकेशन, ये हमेशा देखिए कि कोल्ड रहता है, यहाँ पे बर्फ जमी हुई, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया है, फिर उसके बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर का, ये मतलब वहाँ पे हमेशा ठंडा होता है। क्यों होता है? उसकी वर्टिकल एलिवेशन हाइट बहुत ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइबेरियन से आने वाली ठंडी हवा इसको जो कि और ठंडी कर देती है, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडी है। और ये समुद्र से दूर पे भी है, तो इस वजह से हो जाता है। हालांकि समुद्र से दूर होना एक मेजर रीजन नहीं है, सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पे एलिवेशन हाइट बहुत ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ये हमें पता होता है। फिर यहाँ पे आपका कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ मित्रों, फिर हम करते हैं। इस वाली एरिया में आपका कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। तो हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। देखिए कंप्राइज कहाँ किया जाता है, ये आपका लक्षद्वीप, स्पीति वैली, क्योंकि लद्दाख में ही पाया जाता है। फिर उसका पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर एरिया पड़ता है ना, वहां पे देखिए किन्नौर, एक कुन्नूर, कन्नूर, कन्नूर, ये दो रीजन है। तो कन्नूर जो है आपका केरला में पड़ता है, अंडरस्टैंड, ये केरला में पड़ता है। जो किन्नूर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको मतलब ये इस तरह की दुविधा में या फिर इस तरह के कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि भैया हम कंफ्यूज हैं। कुन्नूर और जो कि किन्नूर, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, क्लियर। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अपने इस पे चलेंगे कि क्या चिल्का लेक के बारे में। पहली बात, चिल्का लेक का हमें लोकेशन पता होना चाहिए मित्रों। हम इंडिया का पहले लोकेशन हम देखते हैं। इंडिया का लोकेशन ये देखेंगे जब आप इस एरिया में जाएंगे, ये वाले एरिया, मतलब ईस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे कई लेक पाई जाती हैं, जैसे कि चिल्का है, पुलिकेट है, केल्लेरू है, ये 3 लेक हैं। लेकिन हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कौन सा? चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। अब ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये समुद्र से जुड़ी है बट अंदर आकर के लैंड की एरिया में एंड में सेटल है। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, इरेज कर लूंगा तो और आसानी से जो कि हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इंडिया के यहाँ पे मैप में दिखा रहा हूँ। अब समझिए कि ये आप देखिए ये पुलिकेट है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन अगर ना कर पाऊँ, चिल्का, अब दो केल्लेरू है, एक सेकेंड, केल्लेरू है, फिर यहाँ पे चिल्का है, ये उड़ीसा पे, ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में, ये हमें पता हो। तो अब देखिए ये जो होता है ना, तो ये जनरली कैसे इसका लोकेशन है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसे मैं शेयर करूंगा, एक सेकेंड। ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा, ये ओशन वाटर है, ये थोड़ा सा अंदर आकर के बनी हुई है, ठीक है। मेन वाटर बॉडी से पतली सी लाइन इसको जोड़ती है समुद्र से, तो इसको ब्रैकिश वाटर के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसे? ब्रैकिश वाटर लाइन पे। और ये, ठीक है, ये लार्जेस्ट लागून इन इंडिया में है। और ये लैंड जो कि विंटर जब ठंडी समय आता है ना, जब ठंडी का समय, तो बहुत से ऐसी बर्ड्स होती हैं जो वहाँ पे कहीं और विश्व से या फिर और पार्ट से आकर के वहाँ पे अपने आप को कुछ समय के लिए सेटल्ड करती है, मतलब वहाँ पे कुछ समय के लिए बसती हैं। जैसे ह्यूमन होते हैं, मानव होती है, अगर उसके एरिया में कुछ खतरा होता है तो वो एक सेफ जगह चला जाता है। तो ऐसे ही जब इनको ज़्यादा ठंड लगती है ना, थोड़े से अपने बॉडी को गर्म करने के लिए चिल्का की तरफ चले आते हैं और वहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। तो इस वजह से पहली बात तो चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में है। दूसरी चीज, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और उसके बाद लार्जेस्ट लैगून लेक है। लैगून लेक का मतलब आप बोल सकते हो जैसे लैगून मतलब कोरल, मतलब जो कोरल रीफ वगैरह होती है ना, उस हिसाब से होता है। और दूसरी भी ये माइग्रेट करती हैं जो कि बर्ड्स इंडिया में आकर के, पूरे ये लेक और सराउंडिंग एरिया जी आल्सो द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में कंट्री का है। और यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और एक जो ये है चिल्का रेखा, ये रामसर साइट जो वीटलैंड कंजर्वेशन के लिए 1972 में, ठीक है, रामसर साइट्स है। ये रामसर साइट क्या? रामसर पहले देखे थे, ये ईरान में लोकेटेड, वहां पे वीटलैंड को, ठीक है, वीट लैंड को कंजर्व करने के लिए जो कि ये एक कन्वेंशन आया हुआ है। तो आपके दिमाग में एक वीट लैंड का मतलब क्या है? ये आर्द्र भूमि है,
ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीटलैंड दो तरह के नेचुरल होते हैं और एक आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। एक मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, एक जो कि मानव बनाया होता है। मानव के लिए अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि पेडी एरिया है, पेडी मतलब जो धान का खेत है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा तालाब मानव ने बना दिया हो। और नेचुरल क्या होता है, ये ऑटोमेटिक नेचर ने बना रखा हो, जैसे चिल्का लेक है, नेचुरल विट लैंड एरिया है, इसको रामसर साइट में किया गया। तो हमें यहाँ से देखिए कई सवाल मिलते हैं। पहला सवाल यह था, चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा पे है। ये किस तरह की लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये लार्जेस्ट लैगून है इन इंडिया में। फिर उसके बाद विंटर में जो कि यहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। इसके बाद ये है रिच बायोडाइवर्सिटी है, और ये हॉट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एरिया पर है, और ईस्टर्न घाट पे पाया जाता है, जो उत्तरी सरकास है। ठीक है, उत्तरी सरकास है वो, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक उत्तरी सरकास जो उड़ीसा वाला पार्ट है, जो तमिलनाडु वाला है उसको कहते हैं कोरोमंडल। बात समझ गए। अब मैं यहाँ पे मैप दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैप दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये वाली जो एरिया है, फिर जैसे मान लीजिए कि ये आपका चिल्का वाली एरिया है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न सरकास के रूप में डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए कोरोमंडल तो लिखा भी गया, जो तमिलनाडु वाला एरिया है इसको हम कोरोमंडल के रूप में देखते हैं। जब आपसे पूछा जाए ईस्टर्न घाट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो। पहला है नॉर्दर्न सरकास है और दूसरा कोरोमंडल है। अब वेस्टर्न घाट के बारे में पूछें तो गुजरात से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक आता है। तो जो साउदर्न पार्ट है इसको हम कहते हैं मालाबार, केरला वाला जो एरिया है। फिर उसके बाद बीच में चलेंगे तो इसको कोंकण बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के रूप में यादरी के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया जो है कि किसके बारे में हमने डिस्कस किया, चिल्का लेक के बारे में। तो ये था, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, बट इतना ही बस हम इसको डिस्कस करेंगे रामसर साइट क्या थी, कैसे था। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। आगे हम और भी आएंगे न्यूज में तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।